बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने मॉन्टीजिया और गलेजिया फ्रैक्चर से ऊपर तक पढ़ा था। आज हम लोगों ने कूलीज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर पढ़ना है और उसके फाइट का फ्रैक्चर पढ़ना है और हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है फ्रैक्चर ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी एंड हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है, कूलीज फ्रैक्चर। कूलीज फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर दोनों में अपनी क्या सिमिलरिटी याद रखनी है कि ये दोनों रेडियस के फ्रैक्चर हैं। बस इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होगी, जो स्मिथ फ्रैक्चर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी हम स्मिथ फ्रैक्चर को रिवर्स कूलीज फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास डिस्टल रेडियस की एनाटमी होती है उसके साथ हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, रेडियोल्नर जॉइंट का, सिग्मोइड नोच का, यूनेट फोसा का और लास्ट में हमारे पास स्केफॉइड फोसा का। तो शुरू करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ रेडियस विद 2.5 सेंटीमीटर ऑफ रिस्ट जॉइंट। फॉर एग्जांपल ये मेरा रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास रिस्ट जॉइंट के फ्रैक्चर होगा। अब it is extra articular fracture with the dorsal and radial displacement of distal segment। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। कोई भी ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व ना हो, यानी जो फ्रैक्चर जॉइंट तक एक्सटेंड ना कर रहा हो, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। लेकिन जिसके अंदर जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी जॉइंट वाले एरिया के अंदर तक फ्रैक्चर पहुंच जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर विद डोर्सल एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल सेगमेंट। अब डिस्टल सेगमेंट, डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि जो हमारे पास अब ये हमारे पास जो हैंड है, ये इस साइड पे जो है, ये ऊपर वाली जो साइड है हमारी डॉर्सल साइड, यहाँ पे जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो डिस्प्लेस कर जाए ऊपर वाली साइड पे। और स्मिथ में क्या होगा कि ये जो वोलर साइड है यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेस्ड कर जाएगा। अब इस वीडियो में आप देख लें कि ये जो वोलर सरफेस के ऊपर हैंड हमारे पास यानी पाल्मर सरफेस पे गिरा और जो डिस्टल जो फ्रैक्चर साइड है वो हमारे पास डोर्सम ऑफ द हैंड की तरफ मूव कर गई है। इट यूजुअली अकर इन एल्डरली फीमेल विद ऑस्टियोपोरोटिक बोन। ये आपको बात इजीली समझ आ सकती है कि कोई भी फीमेल जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो उनको ये डिफॉर्मिटी हो सकती है, सॉरी डिफॉर्मिटी नहीं, ये फ्रैक्चर हो सकता है। और इसके नतीजे में डिफॉर्मिटी कौन सी आती है, डिनर्स फॉक डिफॉर्मिटी। डिनर्स फॉक डिफॉर्मिटी क्यों आती है, क्योंकि जो हमारी आर्म की शेप है वो इस तरह की बन जाती है जैसे कि हम जो हम डिनर के लिए फॉक यूज़ करते हैं खाने के लिए, उस तरह का। ये मैं आपको एक पिक्चर से भी क्लियर बताऊंगी। और इसको हम लोग डिनर फॉक डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो कि कूलीज फ्रैक्चर्स के अंदर आती है। अंदर आप देख सकते हैं इसको डिनर फॉक डिफॉर्मिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रैक्चर्ड फोर आर्म है उसकी शेप बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हमारे पास फोर्क होता है डिनर के लिए, तो इस वजह से इसको डिनर फॉक डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसमें भी आपको क्लियर सिंपल इसकी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन देख लेंगे, इतना लंबा टॉपिक नहीं था। मीडियल नर्व गुजरी होती है, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के अंडर, तो हमारे पास उसकी इंजरी हो सकती है। मैल यूनियन यानी जुड़ नहीं सकता, रप्चर ऑफ एक्सटेंसर पॉलिशेस लॉन्गस एंड सुडेक्स एट्रफी। सुडेक एट्रफी में आपको बता दूं, सिंपली हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक, जिसने हमारे बहुत से बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल किया होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हैंड के मसल की एट्रफी हो जाती है। इस तरह का कुछ हमारा हैंड दिखता है। जॉइंट स्टिफनेस, ये हम लोगों ने इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो याद रखनी है। फिर ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादातर ये नॉन ऑपरेटिवली ही ट्रीट हो जाते हैं। कूलीज फ्रैक्चर भी, स्मिथ फ्रैक्चर भी। क्या करते हैं हम लोग, क्लोज रिडक्शन करते हैं, यानी जो हमारे जो दो पार्ट्स हैं बोन के अलहदा हुए हैं उसको रीअलाइन करेंगे, उसको रीपोजिशन में लेकर आएंगे अंडर एनेस्थीसिया, और उसके बाद कास्ट लगा देंगे, स्प्लिंट लगा देंगे, कॉलर लगा देंगे, कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि उस बंदे के लिए उस टाइम पर सूटेबल हो वो हम लगा देंगे। ऑपरेशन ट्रीटमेंट इज़ रेयरली नीडेड, यानी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर बिल्कुल कूलीज फ्रैक्चर का ऑपोजिट है। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है, इसको वो या रिवर्स कूलीज फ्रैक्चर कहते हैं। एंड इट इज़ एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, ये भी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर था, ये भी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर था हमारे पास, यानी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही थी। डिस्टल रेडियल फ्रेगमेंट विद द वेंट्रल वोलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल सेगमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो डिस्टल रेडियस है उसकी डोर्सल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास वेंट्रल यानी वोलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है डिस्टल सेगमेंट की, ठीक है। उसके बाद है इट यूजुअली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल ऑन द डोर्सम ऑफ द हैंड, यानी अगर आप इस तरह करके गिर गए हो। और स्मिथ फ्रैक्चर क्या, कूलीज फ्रैक्चर कब होता है, जब आप ऐसे गिर जाओ, यूं हैंड के ऊपर इस पोजीशन में गिर जाओ, तब आपका कूलीज फ्रैक्चर होता है। जब आप इस पोजीशन में गिरो तब आपको स्मिथ फ्रैक्चर हो जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये बॉय अपने डोर्सम ऑफ द हैंड पे गिरा है और इसको स्मिथ फ्रैक्चर हुआ है।
ट्रीटमेंट इज सेम एज कूलीज फ्रैक्चर। जो हमारे पास कूलीज फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है वही हमारे पास स्मिथ का है, यानी क्लोज रिडक्शन करेंगे और कास्ट वगैरह हम लोग अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केफॉइड फ्रैक्चर। द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर रिस्ट बोन इज स्केफॉइड। फ्रैक्चर बाय फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड, वही वाली बात है, जब आप आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरो तब आपको फ्रैक्चर हो जाता है। द फ्रैक्चर कैन ईजिली बी मिस्ड एज इट कॉज लिटल पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी एंड डज नॉट ऑलवेज शो क्लियरली ऑन प्लेन रेडियोग्राफ। तो इसमें क्या कहना है कि जब भी आप ये फ्रैक्चर होगा तो ये अक्सर मिस हो जाता है। मिस क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें बहुत कम पेन होती है, स्वेलिंग बहुत कम होती है, डिफॉर्मिटी इतनी कोई ख़ास नहीं आती। और दूसरा, अगर हम रेडियोग्राफ भी लें यानी एक्सरे भी करवाएं तो उस पर इतना क्लियरली शो नहीं होता कि आपकी स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर हो चुकी है। If the doubt remain, the wrist should be immobilized and radiograph should be repeated after 2 week। लेकिन अगर आपको डाउट है कि वाकई हमारा स्केफॉइड का फ्रैक्चर हुआ है तो आपने क्या करना है कि रिस्ट को इमोबिलाइज कर देना है और 2 हफ्तों के बाद दोबारा एक्सरे करवाना है। इफ़ देर इज स्टिल डाउट, और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप क्या करें, आइसोटोप बोन स्कैन करवाएं एंड MRI कंफर्म कर देगी डायग्नोसिस के वाकई स्केफॉइड का फ्रैक्चर है या नहीं। ट्रीटमेंट क्या होता है? अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय प्लास्टर इमोबिलाइजेशन ऑफ रिस्ट यानी क्लोज रिडक्शन। और दूसरा क्या है? डिस्प्लेस्ड अनस्टेबल या प्रॉक्सिमल पोल फ्रैक्चर आर ट्रीटेड बाय इंटरनल फिक्सेशन। बहुत सिंपल सी बात है, अगर तो नॉर्मल यानी इतना बिगड़ा हुआ फ्रैक्चर नहीं है तो आप क्लोज रिडक्शन से यानी इमोबिलाइज कर दोगे रिस्ट को तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा स्वेयर फ्रैक्चर है, डिस्प्लेस हो गई है, बोन अनस्टेबल है, प्रॉक्सिमल पोल जो है वो फ्रैक्चर हो गया तो आपने क्या करना है? इंटरनल फिक्सेशन लगानी है। कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही है? ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल पोल, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन, ये हमारे पास इसकी क्या है? कॉम्प्लिकेशन आएंगी। अब नेक्स्ट पे हमारे पास ये पूरा इस चैप्टर का मैंने ओवरव्यू लिखा हुआ है। सबसे पहले हिमरस पढ़ा था, हिमरस के प्रॉक्सिमल हम लोगों ने फ्रैक्चर पढ़े थे, उसके शाफ्ट के फ्रैक्चर पढ़े थे, फिर हम लोगों ने डिस्टल यानी कंडाइलर फ्रैक्चर पढ़े थे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम लोगों ने देखा था कि टाइप 1 जब भी होगा सिंपल होगा, अनडिस्प्लेस होगा, कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है। टाइप 2 होगा, डिस्प्लेस्ड होगा तो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन लगानी है। और जो टाइप 3 होगा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें पूरा जॉइंट ही रिप्लेस कर देना है। फिर हम लोगों ने 2 पढ़े थे यानी रेडियल का और ओलिक्रेनॉन, क्योंकि रेडियल हेड का फ्रैक्चर रेडियस बोन का है, ओलिक्रेनॉन अल्ला का है, तो ये 2 हम लोगों ने कपल के तौर पे पढ़ लिया। फिर फोर आर्म के फ्रैक्चर में मोन्टीजिया एंगेलिजिया फ्रैक्चर, ये 2 हम लोगों कपल के तौर पे पढ़ लिए। एक बोन इसके अंदर फ्रैक्चर होती है, दूसरी बोन इसके अंदर डिस्प्लेस हो जाती है। इसके अंदर भी सिमिलर यही है, यानी एक बोन हमारे पास फ्रैक्चर होगी, दूसरी हमारे पास डिस्प्लेस होगी। फिर हमारे पास दोबारा कपल की सूरत में कौन से आए? 2 फ्रैक्चर, कूलीज फ्रैक्चर एंड स्मिथ फ्रैक्चर, और लास्ट में हम लोगों ने स्केफॉइड का फ्रैक्चर पढ़ाया है। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 यानी फ्रैक्चर ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब पढ़ेंगे।